अगर प्रोविजन पढ़ने के बाद आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं उठा तो आप समझ लेना कि आपको प्रोविजन में कुछ भी समझ नहीं आया। मैं दावा करता हूं कि केवल और केवल प्रोविजन पढ़ लेने मात्र से लॉ समझ में नहीं आता है। अगर लॉ को आप सचमुच में जानना चाहते हैं तो प्रोविजन पढ़ने के बाद क्वेश्चन फ्रेम करो अपने ही माइंड में कि यहां से क्या क्वेश्चन उठ सकता है और उन क्वेश्चंस के आंसर यहां पे ढूंढो। बिकॉज लॉ इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है फ्रेंड कि आपने एक कदम आगे बढ़ाया तो लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन आप केवल प्रोविजन को पढ़कर चले जाते हैं, उसमें से उठने वाले क्वेश्चंस को आप ढूंढते नहीं और उनके जवाब तो फिर आपको मिलते भी नहीं। और जब भी आप प्रैक्टिकल सिचुएशन में फंसते हैं तो प्रोविजन पढ़ने के बाद भी आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते। तो मैं आपको यहां इस लीगल लैंप पर आपको यही बताता हूं कि आपको लॉ को पढ़ना कैसे है और फिर उसको अप्लाई कैसे करना है, इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव सिकरवार और आप देख रहे हैं लीगल लैंप। मैं आप लोगों के लिए काफी मेहनत करने के बाद आपके कठिन कॉन्सेप्ट को बहुत इजी बनाकर आपको देता हूं। तो आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बटन को हिट कर लें और वीडियोस को आप कंटिन्यू देखें। पिछली वीडियो जब तक नहीं देख लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि बेल का मीनिंग क्या होगा, बॉन्ड का मीनिंग क्या होगा, बेल बॉन्ड का मीनिंग क्या होगा। और जब तक इनके मीनिंग आप नहीं समझ पाएंगे तो चैप्टर नंबर 35 BNSS में जो बेल से रिलेटेड प्रोविजंस हैं उनको आप नहीं समझ पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो डेफिनेशंस जरूर देखें और उस वीडियो का लिंक आई बटन में ऊपर आपको मिल जाएगा। आप इसको क्लिक करके वो वीडियो देखकर इस वीडियो पर आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 35 BNSS जो CRPC में चैप्टर नंबर 33 हुआ करता था। अब BNS की बात करें तो बेल के प्रोविजंस सेक्शन नंबर 478 से शुरू होते हैं एंड 496 पर एंड हो जाते हैं, जबकि CRPC में यही सेक्शंस 436 CRPC से लेकर 450 CRPC पर जाकर एंड होती थी। चैप्टर का नाम दोनों में ही सेम है, प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो लेजिस्लेचर होता है ना वो लॉ को 3 तरीके से लेजिस्लेशन में डालता है। नंबर 1 बात, वो सीधे सीधे बताता है, पॉजिटिवली बताता है कि इस प्रोविजन में मैं आपको क्या देने वाला हूं। बात नंबर 1। दूसरे तरीके में कहता है लेजिस्लेचर कि इस प्रोविजन में मैं आपको यह नहीं देने वाला हूं। और तीसरा तरीका फ्रेंड्स, लेजिस्लेचर जो कुछ कहना चाहता है उसे हिडन फॉर्म में लेजिस्लेशन में, कानून में लिखता है। जब पॉजिटिवली लिखता है कि मैं आपको यह दे रहा हूं इस प्रोविजन में, इट मींस लेजिस्लेचर ने वो सब कुछ जो वहां पर नहीं दिया वो ब्लॉक कर दिया, क्लोज कर दिया, वो लॉ नहीं होगा। लेकिन जब लेजिस्लेचर ये कहता है कि मैं इस प्रोविजन में आपको ये नहीं दे रहा हूं, तो फ्रेंड्स आप याद रखना केवल और केवल लेजिस्लेचर ने वहां पर वही ब्लॉक किया है जो नहीं देना चाह रहा है। इट मींस वहां उस प्रोविजन में वो सब कुछ दे दिया जो उसने ओपन छोड़ दिया है, जिसके लिए मना नहीं किया है। और तीसरा जो उन्होंने दिया हिडन फॉर्म में, वो क्या होता है कि हमारे सामने लिखा होता है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते, हम उसको समझ नहीं पाते। आज चैप्टर नंबर 35 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जहां पर बेल के प्रोविजंस, बॉन्ड के प्रोविजंस दिए गए हैं, उस चैप्टर की सबसे पहली सेक्शन है 478 और ये सेक्शन का हेडिंग है इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन। हेडिंग ने तो यह बता दिया कि किन केसेस में बेल ली जाएगी। अब आगे का जो प्रोविजन है ना, इतना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मोस्ट ऑफ द पर्संस फ्रॉम लीगल फील्ड
इस सेक्शन के बारे में कंप्लीट नहीं जानते। आप किसी से भी पूछ लेना कि सीआरपीसी की सेक्शन 436 जिसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन बीएनएसएस में 478 है, किन मैटर्स से डील करती है, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, सेक्शन 436 सीआरपीसी या 478 बीएनएसएस डील्स विद बे लेवल ऑफेंसेस, कि ये सेक्शंस जमानतीय अपराधों से डील करती है। ये पूर्ण सत्य नहीं है। जैसा कि मैंने पीछे भी बताया कि लेजिस्लेचर 3 तरीके से लॉ लिखता है, उनमें से एक पॉइंट था कि प्रोविजन में नेगेटिव बात डालता है, प्रोहिबिट करता है वो, और बाकी चीजों को ओपन छोड़ देता है। लेजिस्लेचर ने यहां पर नेगेटिव लेजिस्लेशन को यूज किया है। कैसे किया है? When any person other than a person accused of a non-bailable offense, तो पर्सन को उन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि ये जो पर्सन है 478 बीएनएसएस या 436 सीआरपीसी में, ये ऐसा पर्सन है जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्टेड पर्सन नहीं है, जिसकी अरेस्ट का, जिसकी बेल का क्वेश्चन आपके सामने है। आपको केवल एक ही बात चेक करनी है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि वो उस पर्सन की जो अरेस्ट है क्या वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में है या नहीं, बस। और इधर उधर नहीं भागना है, केवल ये चेक करना है कि क्या वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट है या नहीं। अगर जवाब आता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट है तो वो पर्सन इस सेक्शन में कवर नहीं होता, और अगर जवाब आता है कि नहीं, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज नहीं है लेकिन अरेस्ट हो गई, देन अरेस्ट चाहे जिस मैटर में हुई हो, चाहे जैसी भी हुई हो, चाहे प्रिवेंटिव अरेस्ट हो, चाहे जो मर्जी अरेस्ट हो, सारी अरेस्ट यहां पर लेजिस्लेचर ने वो दे दी, और कोर्ट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की ड्यूटी लगा दी कि ऐसे पर्सन को अगर आपने अरेस्ट किया है तो आपको उसे बेल पर छोड़ना ही पड़ेगा। कब? एक कंडीशन उस पर्सन के लिए लगाई जो पर्सन अदर देन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए अरेस्ट हुआ है, उसके लिए कहा व्हेन एनी पर्सन, अब यहीं से पढ़ना पड़ेगा आपको, व्हेन एनी पर्सन इज प्रिपेयर्ड टू गिव बेल, तो अब ऐसे पर्सन को क्या किया जाएगा? सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। अगर वो पर्सन श्योरिटी देने के लिए तैयार है तो अब कोई चारा नहीं होगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास या कोर्ट के पास कि वो उस पर्सन को कस्टडी में रखें, अब उनको वो रिलीज करना ही पड़ेगा। ये उस अरेस्टेड पर्सन का राइट होगा कि उसे बेल दी जाए अगर वो श्योरिटी देने को तैयार है। केवल और केवल एक ही कंडीशन है कि वो श्योरिटी देने के लिए तैयार हो और अरेस्ट नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में नहीं हो, बस 2 बातें होनी चाहिए, वो एक्यूज इस सेक्शन में कवर हो जाएगा। अब बात ये आती है कि उसके पास श्योरिटी नहीं है, गरीब आदमी है, उसके पास कोई श्योरिटी नहीं है, तो क्या इस कंडीशन का मिसयूज किया जा सकता है? पुलिस ऑफिसर कह सकता है कि अब मैं तुमको बेल पर नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम तो श्योरिटी नहीं दे रहे हो, क्योंकि लॉ कहता है कि जब तक तुम श्योरिटी नहीं दोगे, बेशक इस सेक्शन में कवर होते हो, तो मैं फिर भी तुमको बेल पर नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए लेजिस्लेचर ने ध्यान रखा है और एक प्रोवाइजो दिया सब सेक्शन 1 के नीचे, और क्या कहता है प्रोवाइजो कि अगर पर्सन गरीब है, उसके पास श्योरिटी नहीं है, तो वो पुलिस ऑफिसर और वो कोर्ट अगर उचित समझें, ठीक समझें, अपनी इंक्वायरी कर लें, और इंक्वायरी करने के बाद उनको लगे कि हां ये पर्सन सचमुच में कह रहा है कि इसके पास श्योरिटी नहीं है, गरीब है, इंडिजेंट पर्सन है, तो ऐसे पर्सन को श्योरिटी नहीं मांगेंगे उससे, फिर उसको बॉन्ड पर छोड़ा जाएगा। और बॉन्ड मींस पिछली वीडियो में मैंने बताया पर्सनल बॉन्ड या फिर अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। इट मींस श्योरिटी उससे नहीं मांगी जाएगी। देख लो, प्रोवाइडेड दैट सच ऑफिसर, ऑफिसर मींस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और कोर्ट, इफ ही वर्ड यूज हुआ दोस्तों ऑफिसर के लिए, और कोर्ट के लिए वर्ड यूज हुआ है इट। इफ ही और इट थिंक्स फिट, अगर उनको ठीक लगता है तो मे एंड शेल। अब आप ये देखना कि कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर ये मे एंड शेल दोनों इकट्ठे यूज हुए हों। मे का मतलब डिस्क्रिशन है और शेल का मतलब बाउंड है। वो ऑफिसर या कोर्ट या तो उनकी डिस्क्रिशन होगी या बाउंड होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? आप कहीं भी विदाउट हेजिटेशन ये जवाब दे सकते हैं फ्रेंड कि ये जो मे वर्ड यूज हुआ है ये पुलिस ऑफिसर के लिए हुआ है,
और ये जो शेल वर्ड यूज हुआ है ये कोर्ट के लिए हुआ है। इस तरीके से ये ही वर्ड ऑफिसर के लिए यूज हुआ है और इट वर्ड ये कोर्ट के लिए यूज हुआ है, उसी तरीके से मे ऑफिसर के लिए और शेल कोर्ट के लिए यूज हुआ है। इसका मतलब क्या मीनिंग निकला कि पुलिस ऑफिसर की तो डिस्क्रिशन है इंडिजेंट एक्यूज पर्सन के मैटर में कि वो बेल पर छोड़े या ना छोड़े, लेकिन कोर्ट की डिस्क्रिशन नहीं है कि वो बेल पर उसको छोड़े या ना छोड़े। वो डिस्क्रिशन नहीं बना सकता। जिस समय कोर्ट को ये लगा कि इट इज इंडिजेंट पर्सन, अब कोर्ट की ड्यूटी है कि कोर्ट उस पर्सन को बेल पे छोड़े ही छोड़े। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहां पर पुलिस ऑफिसर को तो डिस्क्रिशन दे दी और कोर्ट को बाउंड कर दिया, ये तो कुछ उल्टा नहीं हो गया? बाउंड पुलिस को करना चाहिए था, डिस्क्रिशन कोर्ट को देनी चाहिए थी। नहीं फ्रेंड, लेजिस्लेचर ने बहुत माइंड अप्लाई किया है। देखिए, अगर यहां पर पुलिस ऑफिसर को डिस्क्रिशन नहीं दी जाती, उसे बाउंड कर दिया जाता, तो पुलिस ऑफिसर से गलती हो सकती थी। पुलिस ऑफिसर का जुडिशियल माइंड नहीं होता, नहीं माना जाता कि पुलिस ऑफिसर इतना मैच्योर है कि बहुत अच्छे से वो देख सकता है कि वो पर्सन इंडिजेंट है या नहीं है। तो उसको डिस्क्रिशन देने से क्या होगा कि वो तो बेल पर नहीं भी छोड़ेगा, वो तो अपनी डिस्क्रिशन ऐसी भी बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, लेकिन नहीं छोड़ेगा बेल पर, तो कहां लेकर जाएगा अरेस्टेड पर्सन को? कोर्ट के सामने, और कोर्ट अपनी ओपिनियन बना लेगी, कोर्ट देख लेगी और फिर उसको बाउंड कर दिया। इसलिए कि पहले स्टेप पे अगर हम डिस्क्रिशन दे भी रहे हैं तो दूसरे स्टेप पे हम बाउंड कर रहे हैं कि 2 स्टेप से आगे ना जाए गरीब आदमी कस्टडी में। तो बिल्कुल बहुत समझ के ये दोनों वर्ड का यूज किया है, मे और सेल का। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्त कि ऐसे तो कोई भी पर्सन कह देगा कि मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे पास श्योरिटी नहीं है, आप मुझे विदाउट श्योरिटी पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ दो। तो क्या पुलिस ऑफिसर या कोर्ट छोड़ दे? नहीं। लेजिस्लेचर ने इसका भी ध्यान रखा और यह कहा कि मैं एक पैरामीटर बता देता हूं जो आप चेक कर लेना, बाकी पैरामीटर आपकी अपनी मर्जी है क्या क्या चेक करेंगे। बट एक पैरामीटर लेजिस्लेचर ने बताया कि अगर कोई पर्सन 478 बीएनएसएस या 436 सीआरपीसी में कवर होता है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज नहीं है और अरेस्ट हो गया है, और वो पर्सन 7 दिन तक विद इन 1 वीक अगर श्योरिटी देने में फेल हो जाता है, 1 वीक तक श्योरिटी नहीं दे पाता है, तो यह बात एक ग्राउंड होगी यह मानने के लिए कि वो पर्सन इंडिजेंट पर्सन है, गरीब पर्सन है। ऐसे पर्सन को विदाउट श्योरिटी पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ दिया जाए। केवल ये एक ग्राउंड बताया है लेजिस्लेचर ने, बाकी ग्राउंड्स ओपन छोड़ दिए हैं जो उस ऑफिसर को देखने हैं, उस कोर्ट को देखने हैं। नेक्स्ट एक और प्रोवाइजो है एक्सप्लेनेशन के आगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है। अब आती है सब सेक्शन 2 478 बीएनएसएस की या आप 436 सीआरपीसी, दोनों की सबसेक्शन 2 सेम है। ये क्या कहती है, एक सिचुएशन लेजिस्लेचर ने सोची कि मान लो किसी पर्सन को इस सेक्शन में बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया या बॉन्ड पर छोड़ दिया। बॉन्ड की डेफिनेशन में जब अंडरटेकिंग वर्ड यूज हुआ है, उस अंडरटेकिंग में होता है डेट एंड प्लेस, कि किस डेट पर किस प्लेस पर इस एक्यूज पर्सन को अटेंड करना है, हाजिर होना है, पुलिस ऑफिसर के सामने या कोर्ट के सामने। टाइम एंड डेट तो बताने ही पड़ेंगे उस अंडरटेकिंग में कि इस डेट पर इस टाइम पर आप कोर्ट के सामने या पुलिस ऑफिसर के सामने उपस्थित हो जाना। लेकिन अब क्या हुआ कि बेल तो ये लेके चले गए भाई साहब, लेकिन दिए हुए डेट एंड टाइम पर आए नहीं। तो अब क्या करेगी कोर्ट, यह बात बताई गई सबसेक्शन 2 में। मैं पहले ब्रीफ बता दूं आपको, तो कोर्ट को यह पावर दे दी गई कि अब जब भी वो दोबारा कोर्ट के सामने आएगा, एक बार तो वो फेल हो गया दिए हुए डेट एंड टाइम पे और प्लेस पे आने में, लेकिन अगली बार जब भी वो या तो अपने आप आए या उसको अरेस्ट करके लाया जाए, नहीं आएगा अगर वो एक्यूज तो वारंट होंगे उसके खिलाफ, वारंट होंगे तो पुलिस उसको अरेस्ट करके लाएगी। तो दोनों ही बातों में, चाहे तो वो अपने आप आया चाहे वो अरेस्ट करके लाया, तो अगली बार वो ये कह के कि जी मैं तो 478 में कवर होता हूं और मैं श्योरिटी देने के लिए भी तैयार हूं, तो अब आप बाउंड हो कि मुझे बेल पर छोड़ो, इस बात का फायदा ना उठा ले। तो लेजिस्लेचर ने कोर्ट को पावर दे दी कि अगर उसने कंडीशंस जो बेल और बॉन्ड में दी गई थी उनको कंप्लाई नहीं किया है,
टाइम एंड प्लेस के रिगार्डिंग, तो कोर्ट में रिफ्यूज टू रिलीज हिम ऑन बेल। तो ऐसे पर्सन को अगली बार जब वो कोर्ट के सामने आया या लेके आया गया, तो उसको इस सेक्शन में बाउंड होने के बावजूद भी कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है कि भैया अब आपको बेल पर रिलीज नहीं किया जाएगा, इस सब सेक्शन 1 ऑफ 478 BNSS में। अब इस बात का फायदा वो नहीं ले सकता। एक बात तो सब सेक्शन 2 में ये बताई गई। अब लेजिस्लेचर ने एक और बात सोची। वो सोचा कि पहले जब बॉन्ड पे रिलीज किया गया था या श्योरिटी के साथ रिलीज किया गया था, तब क्या था, जब वो बॉन्ड भरवाया जाता है या वो बेल बॉन्ड भरवाया जाता है, तो उसमें एक अमाउंट लिखा होता है कि अगर ये एक्यूज पर्सन दिए हुए डेट, टाइम एंड प्लेस पर अपीयर नहीं होता है, तो जो श्योरिटी ने लायबिलिटी ली कि मैं पेश कर दूंगा इसको, ऐसे श्योरिटी का वो अमाउंट जो बेल बॉन्ड में लिखा है उसको फोरफीट कर दिया जाता है अगर पेश नहीं कर पाया तो। या ये पर्सनल बॉन्ड पे था एक्यूज, ये भी अगर नहीं आया दिए हुए डेट एंड टाइम और प्लेस पर, तो क्या होता है कि ऐसे पर्सन से भी वो उतना अमाउंट जो पर्सनल बॉन्ड में भराया था, बॉन्ड में भरवाया था, वो फोरफीट कर लिया जाता है, कोर्ट में जमा करा दिया जाता है। तो अब एक्यूज ये कह सकता है कि माय लॉर्ड, मैंने एक डेट मिस कर दी, अब मैं दोबारा अगली डेट पर जब आपके सामने आया तो आप मुझे बेल देने से मना कर रहे हैं, मुझे आप कस्टडी में भेज रहे हैं। तो मेरा जो बॉन्ड में पैसा था वो इस बात के लिए था कि मैं अगर नहीं आऊंगा आपके सामने तब आप उस पैसे को फॉरफीट कर देना, लेकिन अब तो मैं कस्टडी में हूं, मैं अब पैसा क्यों जमा कराऊंगा। तो लॉ में ये लिख दिया गया है फ्रेंड्स कि कोर्ट इस बात से प्रेजुडिस नहीं होगा उस अमाउंट को फोरफीट करने में कि उस पर्सन को बेल रिफ्यूज कर दी है, उस पर्सन को कस्टडी में ले लिया है, ये बात उस अमाउंट को फोरफीट करने के लिए बाधा पैदा नहीं करेगी, रुकावट पैदा नहीं करेगी। सब सेक्शन 2 में ही आगे ये बात कही, देखो एंड, एनी सच रिफ्यूजल shall be without prejudice to the powers of the court to call upon any person bound by such bond or bail bond to pay the penalty thereof under section 491। लेजिस्लेचर कितने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनाता है अपने माइंड में और देन लॉ बनाता है, लेकिन अगर हम उसकी इंटेंशन को, उसको लिखने के तरीकों को नहीं समझ पाए तो फिर हम कहीं मिसगाइडेड हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी सेक्शन 478 BNSS जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन है 436 CRPC की। तो आज आप ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं फ्रेंड्स, मैं बेयर एक्ट को बार बार आपके लिए पढ़ता हूं, यहां से क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं, एक्चुअल मीनिंग क्या निकल रहा है, वो सब आपके लिए लेके आता हूं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर चाहूंगा कि वीडियो को लाइक आप जरूर कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो दोस्त, ऐसी ही वीडियो आपको और मिलेंगी और बहुत सारी मिलेंगी नए लॉ के ऊपर, और आपके हर कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया जाएगा। और जब आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे देन देखना कि आप पाओगे कि आप दूसरों से अलग हो। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 479 BNSS, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट उसके अंदर छिपे हुए हैं, और उसमें आपको समझ आएगा कि हिडन लेजिस्लेशन क्या होता है। ये तो मैंने आपको नेगेटिव लेजिस्लेशन समझाया, अब हिडन लेजिस्लेशन क्या होता है, ये कोई मैं आपको एक बताई हुई टर्मिनोलॉजी नहीं बता रहा हूं, मैं अपने वर्ड यूज कर रहा हूं और ये बिल्कुल फिट है। अगली सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इतने क्वेश्चन, इतने कॉन्सेप्ट वहां से निकलेंगे। उस वीडियो को देखने के बाद फ्रेंड्स आप कहोगे कि आपका लॉ पढ़ने का, लॉ समझने का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है, हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। सेक्शन तो वो एक होगी लेकिन पूरे के पूरे लॉ को पढ़ा जाएगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।